हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? उम्मीद है कि अब सब अच्छे हैं। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेसन पढ़ने वाले हैं जो आसाम सीडब्ल्यूई 2020 के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। ये कोर्स बच्चों आप मिस मत करना, ये कोर्स एंड तक देखना, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करा देगा और इनमें से ही क्वेश्चन आपको बनने वाला है। तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं वैसा ही क्वेश्चन आपको डिराइव होगा बच्चों। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको डिराइव्ड होगा। ये कीप इट इन योर माइंड बच्चों। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको और एक चीज इंफॉर्मेशन देता हूं, जैसे यहां पे मैं 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया, वहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा कि 11th का 50%, 12th का 50%। तो 11th का 50% में 20 क्वेश्चन आ रहा है और इस लेक्चर में हम लोग पूरा 11th को ही कवर करने वाले हैं बच्चों। तो पूरा 11th का जो भी क्वेश्चन आपको आने का चांसेस है, एक्सपेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे आ रहा है, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन से। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से आप जानते हो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। मैंने प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आपको कराया था उस क्वेश्चन में भी आपने देखा है हर साल आपको मिनिमम एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे भी मैंने एक क्वेश्चन ही लिया। उसमें देखो, इफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट c बी चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होगा? तो यहां पे बोल रहा है g, c एंड h फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल डायमेंशंस है। तो हम क्या करते हैं के रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम के बोल लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर x और h टू द पावर y एंड c टू द पावर z। इससे हमें डिराइव करना पड़ेगा और ये डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो यहाँ पे देखो g का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। इसका मतलब अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो फोर्स का डायमेंशन होता है एफ एल टी माइनस टू और आर का यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एल क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे नीचे 2 है तो नीचे एम स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो जी का ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आपको h दिखाना है। h मीन्स व्हाट आप जानते हो, e डिवाइडेड बाई न्यू, या फिर आप बोल सकते हो e इंटू टी। e मीन्स आप जानते हो e इक्वल्स टू h न्यू होता है। न्यू का मतलब 1/t, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है। एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं ml टी माइनस टू, ये फोर्स का हुआ, साथ में हम फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका कितना, एनर्जी सॉरी प्लैंक कांस्टेंट का, राइट? एनर्जी का हुआ और यहाँ पे टी है। और अगर टी देखा जाए टी मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, क्योंकि टी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होने वाला है। तो यहाँ पे इसको क्लियर कट में लिखता हूं, ये क्या होगा बच्चों, -1 होने वाला है। यूनिट्स एंड डायमेंशन को छोड़ना नहीं है। सी का जो डायमेंशन होगा ml -1 होने वाला है। अब देखो इसके ऊपर मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, इसीलिए x इधर लिख देता हूं, इधर y लिख देता हूं, इधर z लिख देता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे पुट करके सारे चीज को लिखना होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टकट के लिए। ओके, सो अब देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन ये एक डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ l इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, m यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे देखो अब m -1 L3T-2, इसको मैंने x लिखा। फिर यहाँ पे m L T इसका इनवर्स हो रहा है, यहाँ पे y है एल टी। अब यहाँ पे क्या करना होता है, सारे के सारे डायमेंशंस का हमें इक्वेट करना पड़ता है पावर को। जैसे l का पावर को इक्वेट करना है, m का पावर को इक्वेट करना है, t का पावर को इक्वेट करना है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का यहाँ पे जो भी डायमेंशन होगा वो कितना है, l है। तो सिर्फ यहाँ पे l के पावर 1 है, बाकी m के पावर 0 है एंड t के पावर भी 0 है। तो m के पावर 1 मतलब अब -x प्लस y, और यहाँ पे कोई m नहीं है, इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकता हूँ क्योंकि m के पावर यहाँ पे 0 है। ओके, सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 3x, क्योंकि l के पावर यहाँ पे, l का पावर यहाँ पे 2y प्लस 2y, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन प्लस z इक्वल्स टू यहाँ पे l के पावर 1 है। अब तीसरा इक्वेशन आप देख सकते हो -2x और यहाँ पे -y और फिर -z इक्वल्स टू 0, तो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। अब इस इक्वेशन से देख सकते हो y इक्वल्स टू x हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन को, अगर रिप्लेस करूंगा तो
5y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 हो रहा है, और यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या होने वाला है, देख सकते हो 3y जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 2y, और ये तो 0 हो जाएगा, फिर 1, इसका मतलब y इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। अगर y इक्वल्स टू हाफ मिल रहा है तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब हमें पता करना है भैया यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो यहाँ पे 1 प्लस हाफ इक्वल्स टू माइनस जेड होने वाला है, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x हाफ y हाफ और ये -3, मतलब आप देख सकते हो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा g टू द पावर हाफ y a टू द पावर हाफ और ये -3 टू द डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, H1 हो रहा है, C -3 हो रहा है, G। ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें बन गया, और यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो क्वेश्चन है आप उसको छोड़ना ही नहीं है बच्चों, इसको बहुत आराम से करना है, बहुत ईजी होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t प्लस माइनस t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर and t is in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। तो सबसे पहले हमें देखना है velocity becomes 0, और उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे ही हमें क्या चाहिए, रिटार्डेशन कितना है वो निकालना है। सो x, the equation of x equals to what, 8 plus 12t minus t cube। तो इसको अगर velocity हमें निकालना है तो we have to differentiate displacement with respect to time, so 12 minus 3t square बच्चों, ये हमें समझ में आता है। यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी बिकम्स 0, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 0 होना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो t इक्वल्स टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स t का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में जब वेलोसिटी 0 हो रहा है उस पल में आपको क्या चाहिए, रिटार्डेशन का वैल्यू निकालना है। सो एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वेलोसिटी हम जानते हैं dv/dt, सो माइनस टी ऐसा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना वैल्यू है, -12, इसका मतलब ये तो रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो वैल्यू कौन सा आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपका आंसर ऑप्शन 2 है बच्चों। ये समझ में आया, ये हमारा काइनेमेटिक का वन डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, राइट। ओके ओके, सो ये वाला हमारा थर्ड इक्वेशन हो रहा है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ a velocity of 600 kilometers per hour at a height of this much value. When it is vertically at a point A on the ground, okay, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B, the distance AB। सबसे पहले हमें एक एरोप्लेन चाहिए, ये मेरा एरोप्लेन है ना, ये क्या है, मेरा एरोप्लेन है, इस डायरेक्शन पे चल रहा है, वो रफ्तार हमारा 600 किलोमीटर्स पर आवर है। 600 किलोमीटर्स पर आवर को अगर मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आप आसानी से कर सकते हो। 600 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 को आप ऐसा लगा दो, बस काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 और यहाँ पे आपका 3, इसका मतलब 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड हो गया रफ्तार। अब यहाँ पे क्या बोला, उस सिचुएशन पे उसने क्या बोला कि एक बॉम्ब को रिलीज किया। मानो ये बॉम्ब है, ये ब्लास्ट होने वाला है, बट यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में ये बॉम्ब भी इतना रफ्तार पकड़ लेगा क्या, 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड पकड़ लेगा, क्योंकि ऐसा ये उस फ्रेम पे ही है। कौन सा फ्रेम पे है बच्चों, ये हमारा एरोप्लेन पे है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये वाला आप ग्राउंड से, अगर दिस इज योर ग्राउंड, तो इस ग्राउंड से हमारा जो एरोप्लेन है या फ्लाइट है, ये कितना ऊपर है, 1960 मीटर। ओके, अब यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल होगा, यहाँ आके ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ आके स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा उसका टाइम कितना है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें h का वैल्यू पता है, यू y का वैल्यू 0 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों h इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब यहाँ से h का वैल्यू दिया हुआ है, हमें टाइम चाहिए, तो इस सिचुएशन से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हम जानते हैं, और आप देख सकते हो ये u का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू हम जानते हैं 960 है, और हाफ यहाँ पे g का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम g का वैल्यू 9.8 पकड़ेंगे, क्योंकि देखो ये 1960 जो है उसको डिवाइड करोगे अगर 9.8 से, तो आसानी से एक नंबर आ जाता है, तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर लेंगे 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का वैल्यू अब देखो 960 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको यहाँ से इसको हटा दो
और यहाँ पे एक जीरो लगा दो, ये कितना होगा 2, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो टी स्क्वायर का वैल्यू 400, दैट मीन्स टी विल बी योर 20 सेकंड। अब यहाँ पे ये 20 सेकंड बना, अब इसमें हॉरिजॉन्टली आपको क्या चाहिए, ये कितना दूरी है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, तो ये फासला कितना है बच्चों, ये फासला हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एंड दैट फासला इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज इसके साथ अगर टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000, यहाँ पे देखो हाँ 10,000 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000 मतलब 10 किलोमीटर पर डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 3.33 किलोमीटर। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ये तीसरा सवाल था बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारा 2 डायमेंशनल मोशन में था, और या बोल सकते हो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। ओके, हमेशा प्रोजेक्टाइल का मोशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने भी इसीलिए इस क्वेश्चन को पकड़ा, और ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, आसान है लेकिन मजेदार है। एनीवे, फोर्थ जो एनएलएम से आया हुआ है, साथ में ये फ्रिक्शन, ये आप देख सकते हो एनएलएम प्लस फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिया। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज 8 kg कनेक्टेड टू एन एम्प्टी बकेट ऑफ मास 1 kg by a massless cord running over an ideal pulley, ये ideal pulley है। The coefficient of static and kinetic friction between tabletop and bottom and block are 0.5 and 0.4 respectively. Sand is gradually added to the bucket until the block just being to slide. Okay, the mass of sand added is, हम बकेट को क्या करें, बकेट के ऊपर से मास को डाल रहे हैं, जैसे सैंड को डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे मास इंक्रीज होते जा रहा है और उसको खींच रहा है, वो किसको खींच रहा है। तो आपको बोला इस सिचुएशन में जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ये ऐसा हो रहा है जस्ट बीइंग टू स्लाइड, इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि ये देखो ये नीचे आते रहेगा, तो इसको ऐसे खींचते खींचते इस बॉडी को भी ऐसे इस डायरेक्शन पे ये खिंचवाना चाहेगा, इस डायरेक्शन पे स्लाइड करेगा। अब हम जानते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एल के बराबर होता है, तो हमारा क्या होता है, ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन है, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग हम जानते हैं, और एफ एल का वैल्यू यहाँ पे है, और एफ एल का वैल्यू जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है, और म्यू यहाँ पे 0.5 होगा, और एन का वैल्यू कितना होगा, एम इंटू जी होगा, और यहाँ पे एम कितना इतना है, तो इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 40 न्यूटन आपका टेंशन है। अब ये टेंशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये टेंशन इधर टी होगा, ये टेंशन ऊपर जा रहा है, इधर ये टेंशन होगा। अब अगर इसको पुली को हम बैलेंस करेंगे तो आपको इधर टी और इधर हमें एक टी प्राइम मिल रहा है, एंड द टी प्राइम विल बी ट्वाइस टी। ये तो आप जानते हो कैसे होता है ना, जैसे हम इक्वेट करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ दिस कुछ होता है, बट मास पुली मासलेस है, क्योंकि आइडियल पुली यहाँ पे बोला जो भी है, टी प्राइम हमारा इतना है, इसका मतलब आप देख सकते हो 80 आ रहा है टी प्राइम। सो अब यहाँ पे जो बकेट हो रहा है, ये वाला हमारा बकेट है, और यहाँ से एक टेंशन लग रहा है जो 80 है, और इसमें मास हमारा पहले से 1 है, और सैंड का मास हम पकड़ रहे हैं मास है, तो ये हमारा हो रहा है। अब इस सिचुएशन पे देखा जाए तो अब ये इक्विलिब्रियम है, जस्ट बीइंग स्लाइड, मतलब अब ऐसे स्लाइड कर रहा है, बट अब बोल सकते हो अभी तक स्लाइड नहीं कर रहा है, ये मोशन में नहीं है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में। सो 80 इक्वल्स टू m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई g, मतलब 10 है, तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो वैल्यू ऑफ m विल बी 7। सो आपका आंसर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आया, अगर नहीं आया दोबारा वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 5th नंबर क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास m इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 3 divided by 2 of length is hanging down over the edge of table. Okay, if g is the acceleration due to gravity, the work done to pull the hanging part of on the block, okay, on the table, तो ये हमारा टेबल है, अगर ये टेबल है और यहाँ पे हम मान रहे हैं ये हमारा हैंगिंग पार्ट है, ये ऐसा है ना, तो ये पार्ट यहाँ से कितना है 2/3 ऑफ लेंथ। ओके, सो अगर इतना लेंथ है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोल सकते हैं इतना मास भी नीचे है। ठीक है, अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए, क्यों सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज मेरा यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो mg इधर, उसको इधर लगने वाला है, जो mg कितना है 2/3 m इंटू जी, यही लगेगा, ये फोर्स है। बट इसको ऊपर खिंचवाने के लिए ये इसके साथ अब फोर्स जो भी है डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। अब डिस्प्लेस कितना कराओगे, इतना,
क्योंकि ये फोर्स इतना जाएगा तो तुरंत तुरंत भी निकल जाएगा। तो अब देख सकते हो इसका जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना है, L डिवाइडेड बाई 3, ये Q इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। तो अगर अभी यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए या इसको पुल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वर्क इक्वल्स टू, हम जानते हैं जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा क्योंकि m नीचे के डायरेक्शन पे है, सॉरी नेगेटिव वर्क होगा, m नीचे के डायरेक्शन पे है mg, और ऊपर के डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है। तो 2/3 m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई L/3 है। तो आप देख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 9 m g इंटू एल होगा। तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, 6 नंबर सवाल देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज कनेक्टेड अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। सबसे पहले तो ड्रम ऑफ 1 मीटर, ये हमारा एक ड्रम है, ठीक है। ओके, एक कनेक्टेड अगेंस्ट इनर वॉल, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इनर वॉल विल बी म्यू इक्वल्स टू 0.1 है, ठीक है। द मिनिमम एंगुलर स्पीड नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो ऐसा इसको एक्सिस, मतलब पहले ही मैंने ये डायग्राम बना दिया क्योंकि मेरे को पता चलता है ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मेरे को पता है। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल बोला एंड रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस बोला, तो अब ऐसे है, वर्टिकल है और इसके ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे ऐसे इसको चिपकाया हुआ है। ये चिपकाया मतलब किसी गम से नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से ये चिपका हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो mg नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा है, तो 10 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन पे FL लगने वाला है, बट ये उसी पे ही रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं, नीचे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे वॉल पे लगाया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगती, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, ये तो बात हमें समझ में आता है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, तो हम जानते हैं एन बैलेंस करेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि हम जानते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे r है, और इसका डिस्टेंस क्या है, जो भी रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर है, तो m ओमेगा स्क्वायर r हो रहा है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर है, बट एफ एल का वैल्यू क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू एन होता है, तो 0.1 m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आपका एफ एल हो रहा है। अब यहाँ पे ये इनर वॉल के साथ ये चिपका हुआ है, इसका मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस मास, राइट। अब यहाँ पे वेट कितना है, mg, इसको कैंसिल कर लेते हैं, हमें ओमेगा चाहिए, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू म्यू आर, ये तो हम लिख रहे हैं, इसको अंडर रूट कर लो, बस काम बन जाएगा, ये 10 हो गया, r का वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर है और इसका वैल्यू 0.1 है, तो ऐसा है, इसका मतलब अंडर रूट 100 है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो ओमेगा का वैल्यू 10 है, सो 10 रेडियन पर सेकेंड हो रहा है बच्चों, ये आंसर ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल। ओके, अब देखो, अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए 5 kg मास एंड कनेक्टेड टू अ 10 kg मास बाय a massless rod। 5 kg मास इज लोकेटेड एट r1 इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एंड 10 kg मास इज एट दिस मच वैल्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस बार नीट में पूछा, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, बट नीट में सिर्फ यही बोला है, ऐसा टाइप का है, इस रॉड का लेंथ दे दिया, सेंटर ऑफ मास कितना है आपको पूछ रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं, है ना। ये 5 kg है, ये 10 kg मास है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए तो ये r1 दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे r2 है, हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और हमें इसका पोजीशन, इसका अगर पोजीशन पता चल जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस ही देता है, राइट। अब हमें जानते हैं ऐसा RCM वेक्टर इक्वल्स टू, हम जानते हैं m1 इंटू r1, m1 इंटू r1 ये फॉर्मूला हम जानते हैं, m2 इंटू r2 ये फॉर्मूला हम जानते हैं, m1 प्लस m2, राइट। ओके, m1 इंटू r1, m1 5 है, r1 हमारा 3 बटे ये है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3i प्लस 4j, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 10 इंटू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 15 है बच्चों। ओके, सो अब देखो यहाँ पे
ये इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये इधर के 3 हो रहा है, इधर से 2 हो रहा है, मतलब 5 से इसको डिवाइड कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 8 है, इसका मतलब 11/3 आई, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारा 6 है, इसका मतलब प्लस 10/3 जैकब। ये हो गया उसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। सो ऑप्शन कौन सा होगा, 11/3 एंड 10/3। बस ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। इतना चुटकी में हमने कर लिया। ओके, बात समझ में आया, आगे देखते हैं। ये वाला 8th नंबर सवाल, टू आइडेंटिकल बॉल्स, वन मूव्स विद 6 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड वन इज at rest, okay, collides elastically after collision, velocity of second and first ball will be। भैया ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, एक का वेलोसिटी u1 है, दूसरे का वेलोसिटी u2 इक्वल्स टू 0। दोनों का मास अगर बराबर है तो आइडेंटिकल है, इस सिचुएशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। ये थ्योरी हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, u1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका वैल्यू, वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। वैसे देखोगे mm वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब v2 का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो m2 माइनस m1, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे v2 हो रहा था, ये u1 हो रहा है, u1 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, ये 2 गेट्स कैंसल्ड आउट तो 1 बचेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 6 आएगा। तो मैंने जैसे बोला था इंटरचेंज हो रहा है, तो v2 का वैल्यू 6 है और v1 का वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन इसका वैल्यू 0 बन जाएगा और इसका वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, पहले वाला, हाँ ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटरचेंज होना है, क्या होना है, इंटरचेंज होना है, स्पीड वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। अगर m1 इक्वल्स टू m2 होता है, ये दोनों आइडेंटिकल बोला तो m1 इक्वल्स टू m2 है, बस बराबर, उतना समझ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट pq एक्सिस विल बी। ओके, सो पहली बात है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग हमें दिया हुआ है, ये वाला रिंग दिया है, हमें पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस से, ये देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि इस बॉडी पे इतना दूरी पे, आर दूरी पे ही यहाँ पे हमें एक एक्सिस मिल रहा है, उस एक्सिस में हमें चाहिए, और वो एक्सिस अब जो डायमीटर है उस रिंग का, उस डायमीटर वाला एक्सिस से पैरेलल है, राइट। और ये डायमीटर मैंने क्यों बोला, क्योंकि डायमीटर परसेंट्रो सेंटर ऑफ मास होता है। तो हम जानते हैं पी क्यू इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, हम जानते हैं रिंग का सेंटर ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, मतलब ये रिंग है तो ये वाला एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे जो परपेंडिकुलर टू दिस रिंग हो रहा है वो हम जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में डायमीटर में कितना होता है वो हम जानते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम एम आर स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो डायमीटर के अबाउट देखा जा रहा है कि वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पे देखो डायमीटर के अबाउट है, ये वाला एक्सिस के अबाउट होगा तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसके अबाउट अगर हमारा निकालना है तो एम आर स्क्वायर तो है ही पहले से, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो 9th सवाल ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है बच्चों। ओके, समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ही दिख रहा है। ओके, देखते हैं। टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल्स टू दिस, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। ओके, हमें रेशियो निकालना है मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आप पेन पेपर को आप निकालो और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो, और फिर अगर आपने सॉल्व जब करने के बाद ऑप्शन जो आ रहा है उसको आप चेक कर लेना थोड़ा, है ना, कि क्या हो रहा है, मैंने जो बोला और आपका वो दोनों टैली कर रहा है कि नहीं, दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। अगर सेम नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन को भी देख लो साथ में। बच्चों ये चीज करोगे ना तो आपका सही में ये लेक्चर देखने का फायदा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। पेन पेपर लो, सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है, पेन पेपर लेके नोट्स डालो, जो भी है एटलीस्ट क्वेश्चन तो लिख लो। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला तो हम जान रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कितना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है।
k इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो l डिवाइडेड बाई 2i। ये हमारा क्या हो रहा है, ये l जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू 2ki ऐसा, इसको अंडर रूट कर लेते हैं, इतना होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है, सिर्फ i का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i अंडर रूट आई। तो L1 इक्वल्स टू अंडर रूट आई, मतलब L1 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू आप देख सकते हो I1 डिवाइडेड बाई I2 है। I1 का वैल्यू I है, I2 का वैल्यू 2i है, I गेट्स कैंसल्ड और इसका मतलब 1:2 अंडर रूट 2 है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। बहुत सवाल आसान सवाल था। 11th नंबर देखो, अ बॉडी weighs 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट at a height equal to half the radius of earth। अगर रेडियस ऑफ अर्थ मतलब जो हाइट है एक रेडियस ऑफ अर्थ का आधा हाइट पे अगर आप चेक करोगे तो उस सिचुएशन पे उस बॉडी का वेट कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, सो हम जानते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन से पूछा और वेरिएशन ऑफ जी, क्योंकि हम जानते हैं mg ही होता है हमारा वेट। यहाँ पे mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, हमें चाहिए mg प्राइम और g प्राइम होता है वेरिएशन। तो आप जानते हो जी m डिवाइडेड बाई आप जानते हो r प्लस एच होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना r का वेरिएशन जो हाइट पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ऐसा होता, सेंटर से देखोगे r प्लस ये हाइट उतना ही करते हैं ना, तो अब यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इतना है। सो ये g डिवाइडेड बाई 1 प्लस मतलब h का वैल्यू कितना है ऐसा है r डिवाइडेड बाई 2, r गेट्स कैंसिल्ड आउट तो 1/2 इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 है, होल स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे इसको स्क्वायर करोगे तो 4/9g हो रहा है, ये g प्राइम का वैल्यू। अभी इस हाइट पे इसका वेट कितना होगा, मतलब ये f प्राइम दैट मीन्स mg प्राइम है, तो आप देखो mg का वैल्यू इतना है, तो आप देखो mg मल्टीप्लाइड बाई 4/9 है, सो 72 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 इसका मतलब यहाँ पे 8 होगा, दैट मीन्स 32 विल बी योर आंसर। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया है। ओके, 12th देखो, ए वायर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, एक फिक्स्ड सपोर्ट से वो हैंग किया हुआ है, ये समझ में आता है। अ लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 when mass m is suspended from its free end। okay, the expression of Young's modulus, expression of Young's modulus, जैसे ये हमारा हो रहा है, ये एक वायर मान लो और यहाँ पे एक मास को मैंने लटका दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यंग्स मॉडुलस चाहिए इसका। अब इसको जब लटकाओगे तो नीचे एक फोर्स लगेगा, ऐसे स्ट्रेस होगा, बात समझ में आ रहा है, इसका लेंथ क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट मींस स्ट्रेस का वैल्यू F/A होता है, यंग मॉडुलस और स्ट्रेन del L बाई L होता है। तो हमें यंग्स मॉडुलस चाहिए तो FL ऐसा लिखेंगे, FL डिवाइडेड बाई A इंटू del L। ओके, सो ये हुआ, F का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे mg हो रहा है, mg मल्टीप्लाइड बाई L, और यहाँ पे A है और ये चेंज हो रहा है, L कितना पे चेंज हो रहा है 2L पे, तो इसका लेंथ यहाँ पे है तो L1 to L, क्योंकि ये लेंथ इंक्रीज होगा तो दिस मच वैल्यू विल बी योर यंग्स मॉडुलस। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो 12th सवाल भी हमें समझ में आ गया। 13th नंबर सवाल देखते हैं, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली down with an initial speed this much value। okay, the cross sectional area of tap is this much value, assume that the pressure is constant throughout the stream of water। okay, and that the flow is steady। okay, the cross sectional area of stream at इतना below the tap हमें निकालना है। ओके, सो ये वेरी सिंपल है, जैसे ये हम मान लेते हैं ये हमारा टैप है, जैसे यहाँ से ऐसे पानी गिर रहा है, ऐसे इससे पानी ऐसे गिर रहा है, बच्चों समझ में आ रहा है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे टैप का आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसका जो वेलोसिटी है वो रफ्तार कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ नीचे यहाँ पे जो हाइट है वो 3.75 मीटर नीचे है। आपको हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, मतलब ये ऐसे आएगा, मान लो ये ऐसे आया होगा,
तो इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वो निकालना है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये पानी का जो भी स्टीम होगा ऐसे नीचे जितना नीचे आता है वो क्या होता है, स्लो हो, थोड़ा ऐसे छोटा पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? पैराबोलिक बनता है बच्चों, ये कीप इट इन योर माइंड। ओके, अब वो उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें ये चाहिए। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वो हम निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? जैसे यहाँ पे और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा है, तो उस हिसाब से हम v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2s g इंटू एच हम लगा सकते हैं। तो v2 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, देखो v1 का वैल्यू 5 स्क्वायर और यहाँ पे आप देख सकते हो g मतलब यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 पॉइंट इतना, दिस मच ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे पॉइंट पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो रहा है 75 और यहाँ से 25 मतलब 100 हो रहा है। v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मतलब v2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये v2 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, क्योंकि ये वाटर है तो यहाँ पे हम रॉ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सो a1 v1, a1 का वैल्यू यहाँ पे 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई a2, सो गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा और a2 का भी वैल्यू जो होगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा। तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया। कोई बात नहीं, बहुत ही जमदार मजेदार खतरनाक कोर्स आज पढ़ा रहा हूं। आप सारे क्वेश्चंस को आप करने का कोशिश करो, खुद ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन को एटलीस्ट लिखो पॉज करके और फिर क्वेश्चन करो या फिर क्वेश्चन देख के आप करने लग जाओ। मोस्ट एक्सपेक्टेड इसीलिए मैंने बोला। तो प्रीवियस वाला 13 था, अभी हो जाएगा 14 नंबर सवाल। ओके, टू रॉड ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ L1 हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा ए। ओके, एल्यूमिनियम इज अल्फा, एल्यूमिनियम F। Okay, other steel of length L2 having coefficient of linear expansion is this much value. Okay, joined end to end आप समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। The expression in both rod is same. Sorry, expansion in both rod is same on वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करा गया। पहले मान लेते हैं ये हमारा एक रॉड था, ये दूसरा रॉड है। ओके, तो इसको थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं। ये स्टील का है, ये एल्यूमिनियम का, ये Al है, ये स्टील है। ओके, अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके टी प्राइम के पे लेके चला गया। इसका मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ डेल टी मैंने राइज कराया। इसका जो भी लेंथ है वो L1 है, इसका A है और इसका L2 है, इसका अल्फा S है। इतना समझ में आता है। अब यहाँ पे जो चेंज होगा तो उसको हम लोग डेल L1 बोल लेते हैं। डेल L1 इक्वल्स टू L1 A इंटू डेल्टा टी। अरे यही तो होता ना, ये होता है और वो ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू बराबर है। ये ऐसा लिख सकता हूँ L2 दोनों बराबर है और L2 का जो वैल्यू है L2 डेल L2 इक्वल्स टू L2S डेल्टा टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो L1 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A। अब हमें चाहिए L डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ओके, सो अब इस सिचुएशन पे अगर देखोगे तो आप इसको देखते हैं, इसको निकालना है L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। सो L2 से दोनों साइड में डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, आपको सिंपल आपको निकल आ जाएगा। इक्वल्स टू, अब देखो अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A और यहाँ पे अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा A प्लस 1। तो अब देख सकते हो अल्फा S डिवाइडेड बाई अल्फा S प्लस अल्फा A। तो ये सिंपल जवाब हो गया आपको, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल है, 14 है ना। 15 नंबर सवाल देखो, ये कौन सा सवाल है, थर्मल फिजिक्स का था, ये थर्मल एक्सपेंशन का था बच्चों। ओके, थर्मल फिजिक्स से यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया, क्योंकि हर साल 4 क्वेश्चन ही पूछता है, 4 या 5 क्वेश्चन। इस बार मैंने 4 क्वेश्चन ही पूछा, है ना। डेराइव्ड वैसा ही होगा बच्चों, कीप इट इन योर माइंड, ऐसा ही डेराइव्ड होगा। अब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का देखो, एंड तक समझ में आ जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कितना मार्क्स आप ले रहे हो, 100 मार्क्स। 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके 80 मार्क्स। सॉरी सर, आप कैलकुलेशन में गलतियां करते हो। ओके ओके, देखो यहाँ पे बच्चों 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 4.4 kg ऑफ वाटर एट इस मच वैल्यू। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। जब आप क्या करते हो, मानो कि एक कंटेनर है, यहाँ पे वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री पे है, एक आइस क्यूब को आपने यहाँ पे डाल दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आइस क्यूब का जो भी टेम्परेचर था इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये मेल्ट होगा, पानी के साथ मिक्स होगा, मेल्ट होके पानी हो जाएगा ना, पानी के साथ मिक्स होगा और फिर उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करा के कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जैसे मान लेते हैं टी पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आइस पे हीट गेन हो रहा है और जो वाटर है उस पे हीट लॉस हो रहा है। तो ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस।
समझ में आ रहा है? हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। अब हीट गेन करना है और हीट लॉस कराना है। हीट गेन क्या है? आइस का हो रहा है। तो अब सिचुएशन देखो, -10 से 0, 0 में फेज डिफरेंस होता है और फिर यहाँ पे टी टेम्परेचर में पहुंचा। सो ये -10 से ही 0 पे गया, हमने कुछ टेम्परेचर को यहाँ पे चेंज करा, तो ये Q कितना होगा उस सिचुएशन पे? मास इंटू MS डेल्टा T होता है बच्चों। तो उस सिचुएशन में मैं लिख सकता हूँ मास इक्वल्स टू ऐसे 1 kg, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका S का वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100,000 लिख लेते, सॉरी यहाँ पे 1 ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिवाइड फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल मतलब 10 होगा। उसके बाद यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है बच्चों, तो फेज चेंज इंटू क्या होता है? M इंटू L होता है। सो M यहाँ पे, अब L जो है वो 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसका मतलब ये हो गया, है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगेन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T तक, तो आप देख सकते हो मास जो भी है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू T माइनस 0 है, इक्वल्स टू हीट लॉस के बारे में बात करते हैं। अब हीट लॉस इसका हो रहा है, तो मास मतलब 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस T होगा। अब यहाँ पे 1000 1000 1000 1000 गेट्स कैंसल्ड आउट। अब इस सिचुएशन में ये 5 होगा, यहाँ पे 80 होगा और यहाँ पे T होगा। यहाँ पे 4.4 मतलब यहाँ पे 132 है और माइनस 4.4 इंटू T है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इस साइड में आ जाएगा, तो 5.4 इंटू T और यहाँ पे 132 है, 132 ऐसा ही होगा ना, 132 ओके 132 है, माइनस 85 है, आप देख सकते हो ये 7 है और यहाँ पे आप यहाँ पे 4 होगा। तो अब T का जो वैल्यू है 47 डिवाइडेड बाई 5.4, तो अब यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेट, ये सारे अलग अलग है, बहुत दूर दूर का रिश्ता है। अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 40 मतलब 8, सो 8 पॉइंट समथिंग, तो हम बोल सकते हैं बिना कैलकुलेट करके हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी आपको करना पड़ेगा कभी कभी, है ना। आगे देखते हैं 16th नंबर सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल है, ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब देखो, इन अ साइक्लिक प्रोसेस शोन ऑन PV डायग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज। साइक्लिक में हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यहाँ पे हम जानते हैं एरिया अंडर कर्व होता है, और साइक्लिक में यही होता है, और इसको हम यहाँ पे इलिप्स मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो बराबर नहीं है। तो इलिप्स का जो एरिया होता है बच्चों पाई A इंटू बी होता है, पाई तो पाई है, ए का वैल्यू अगर हम ये वाला मान लेते हैं ए है, मतलब ये हमें ए मतलब इसका इधर वाला रेडियस, इसका इधर वाला रेडियस, बात समझ में आए? तो a डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये पूरा a है, मतलब ये ट्वाइस a है, तो a का वैल्यू कितना होगा? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इधर वाला V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि हमें चाहिए रेडियस, हमें क्या चाहिए? रेडियस। ये वाला टोटल डिस्टेंस V2 माइनस V1 है, ये वाला टोटल डिस्टेंस P2 माइनस P1, हमें चाहिए आधा आधा क्योंकि ये रेडियस हमें चाहिए, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, तो ये करे हैं, तो पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच वैल्यू, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, जो आपको अभी नजर आ रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं? बोलो बहुत ही अच्छे से। 16 हो गया। 17 नंबर सवाल देखो, सोन बिलो द ब्लैक बॉडी रेडिएशन curves at temperature T1 and T2. T2 is greater than T1. Which one of the following is correct? ओके, ये वाला डायग्राम आपको दिया हुआ है, मतलब आई मतलब आप जानते हो इंटेंसिटी है, और यहाँ पे टी जो टेम्परेचर है, और ये लेमडा हम जानते हैं जैसे वेवलेंथ है, राइट। तो ये जो डायग्राम है वो ब्लैक बॉडी डायग्राम, रेडिएशन देख के आपको टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, इंटेंसिटी एंड यहाँ पे आप वेवलेंथ का, तो ये आपको थोड़ा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को याद नहीं दिला रहा है? वैसा ही होता है। अब ऐसा होता है इसका इंटेंसिटी, और ये वाला हमारा मैक्सिमम लेमडा होता है इसके कारण, है ना। ओके, अब यहाँ पे इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका पीक पॉइंट जो है वो क्या होता है? शिफ्ट होता है लेफ्ट की ओर डायरेक्शन पे, ये थ्योरी होता है, वो हम जानते हैं, तो ये इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। बात समझ में? लेमडा इंटू टी ऐसा होता है ना, सॉरी इस कांस्टेंट होता है। बात समझ में आया? तो यही चीज है हमें देखना है। ओके, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और ये ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल देखो, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग SHM विथ टाइम पीरियड t स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन इज। जैसे ये मेरा
मीन पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ये दूसरा एम्पलीट्यूड है, यहां से शुरुआत किया था इसने। ओके, सो इसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तुरंत तो मैं बता ही सकता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मान लो ये सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोजीशन से, इसका मतलब यहां से इसने शुरुआत किया अपना ऑसिलेशन, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो जब इस तरफ गया, यहां तक पहुंच गया, तो ये बॉडी यहां पहुंच गया, मतलब ये इसने कवर करा, इतना कवर कर लिया। उसके बाद ये वापस इधर से गया, वापस यहाँ पे आया, तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देख सकते हो हम एक्चुअल में क्या जानते हैं, ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो यहां से शुरुआत किया, ये ए है, इधर से शुरुआत किया, ये ए है, इधर से ए है, अगेन इधर से ए है, तो 4a है, बात समझ में है। तो यहां से शुरुआत किया, ये ऑसिलेशन कितना, इसका टोटल लेंथ होगा 4a मल्टीप्लाइड बाई 5/8 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये ऐसा 2 हो रहा है। सो आप देख सकते हो 5/2 इंटू ए, मतलब ये इसका डिस्टेंस यहां से एक बार गया, यहां से एक बार गया, ये दोनों कंप्लीट किया। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस हाफ इंटू ए, उसके बाद आधा गया, यहां तक पहुंचा, बात समझ में आया। तो इनडायरेक्टली यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां से वही आपको पूछा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से गया और फिर यहां से ऐसे ऑसिलेट करके यहां तक पहुंच गया, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा आधा डिस्टेंस a डिवाइडेड बाई 2 होना है। तो अगर इससे देखा जाए तो ये वाला हमें a डिवाइडेड बाई 2 नजर आएगा। अब अगर ये a डिवाइडेड बाई 2 ये वाला थीटा है, दैट मीन्स अब थीटा का वैल्यू कितना है, 30 है। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। तो अब यहां से यहां तक गया 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगता है बच्चों, t टाइम लगता है। 180 घूमने में उसको कितना लगेगा, t/2 लगेगा। बात समझ में आया। तो हमारा यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t/2 लग गया है। अभी और 30 डिग्री कितना डिस्टेंस करेगा, तो आप देख सकते हो आराम से 360 डिग्री घूमने में उसको t टाइम लगता है, और ये लगने में t डिवाइडेड बाई 36 360 मल्टीप्लाइड बाई 30, इसका मतलब ये t/12। तो आप देख सकते हो t/12 हो रहा है। अब सिंपल इसको प्लस करोगे तो अब 7t डिवाइडेड बाई 12 होगा, तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही हमने इसको सॉल्व करा, हम जानते हैं ऐसे करते हैं, तो आपको एक परछाई नजर आता है, बात समझ में आ रहा है। जो उसे अभी थ्योरी थोड़ी पढ़ा है भाई, क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट, a tuning fork of frequency this much value makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano. Okay, the beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of piano string before increasing the tension हमें चाहिए। तो हम जानते हैं एक्चुअल में जो स्ट्रिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेंशन होता है। आपने क्या करा, टेंशन को इंक्रीज करा, तो ऑब्वियस बात है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं बीट नहीं, ए एंड बी का बात कर रहा था, ए एंड बी। जैसे बीट फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हम जान रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी जो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब टेंशन बढ़ा रहे हो तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तभी तो जाके ये वाला बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी अब इंक्रीज कराओगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका जो समेशन है, इसका वैल्यू इंक्रीज होते ही डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो सिंपल एन ए माइनस एन बी इक्वल्स टू 4 है। सो एक का वैल्यू आप यहाँ पे ले लो, ये वाला वैल्यू है ना, तो ये माइनस दिस मच वैल्यू इंटू 4, इस मल्टीप्लाई करोगे 508 आने वाला है, बस सिंपल 508 आपको नजर आएगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कभी कभी ये 10 लिख देगा, कभी कभी कोई तो यहाँ पे 12 है तो 14 लिख देगा, बट हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। समझ में आया। लास्ट सवाल 20th। Okay, the equation of simple harmonic wave is given by this much value, y equals to this much. Okay, where x and y are in meter and t is in second. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. जैसे y is given as 3 sin omega t, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। तो अब देखो यहाँ पे ओमेगा कौन सा है, ये वाला ओमेगा, मतलब 25 पाई। ओके, ये समझ में आता है। के का वैल्यू कितना है, इतना आ रहा है।
हमें बोल रहा है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऐसा करके। बट यहाँ पे मैक्सिमम बोला तो इस सिचुएशन में हम इसको डिफरेंशिएट ना करके भी निकाल सकते हैं, या फिर कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 25 है, मतलब 3 इंटू 25 पाई, 3 इंटू 25 पाई, और साइन कन्वर्ट होके कॉस बन जाता है, और यहाँ पे 25 इंटू पाई इंटू टी माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। अरे आएगी नहीं, तो मैक्सिमम है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 75 हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, 75 पाई। अभी हमें क्या चाहिए, वेव वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो ओमेगा डिवाइडेड बाई के इज द वेव वेलोसिटी। ओमेगा का वैल्यू 75 सॉरी 25 पाई है, और के का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 है। पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, ये हो रहा है। अब ये दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, रेशियो विल बी 75 पाई डिवाइडेड बाई 50, दैट मीन्स 3/2 पाई है। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों। ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे 11th खत्म हो चुका है। 11th का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे खत्म करा, और तुरंत ही आपको सेकंड पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून, जो 12th का पार्ट है बच्चों। तो इस लेक्चर को आप, अगर आपको पसंद आया, आपको मजा आया, क्वेश्चंस आपको देखा, वेरिएशन देखा आपने, तो अगर आपको थोड़ा बहुत लगा होगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो को आप लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, जो CEE 2020 दे रहा है उसको भी थोड़ा हेल्प करो और दोस्ती निभाओ। बात समझ में? टेक केयर बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।